अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने आज आप लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज दोपहर में आप लोगों का केमिस्ट्री का एक टेस्ट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब वीडियो फिनिश हो जाएगी तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा उसके 10 या 15 सेकेंड बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए हैं या फिर कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग किए हैं। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलिकॉन यानी Si का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आपको यहाँ पे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन लिखा हुआ, तो सिलिकॉन को हम Si से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Si से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया है सिलिकॉन का। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आपको यहाँ पे नहीं दिया है। तो जब तक आपको सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक नहीं याद होगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था, यानी Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था और वहां पर भी आपको परमाणु क्रमांक नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि आप एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, तभी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी Ne3s2 3p2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। कितना होता है, 14 होता है। तो चलिए अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है 14। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा 3s2। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं कि अभी तक हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिलअप किए हैं। तो फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पहले में देखिए 2, फिर इसके बाद 2 4, 6 4 10 और 2 12। अभी तक हमने यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर लिए हैं। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे ज़रूरत है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 14 है। 12 तो हमने फिलअप कर लिया ऑलरेडी, कितने की जरूरत, 2 की जरूरत। 3s के बाद हमारा आएगा 3p और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है
Ne3s2 3p2 ये हमारा दिया है। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, सिलिकॉन दिया है ना, तो सिलिकॉन के पहले कौन सी अक्रिय गैस आपकी आती है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिलिकॉन के पहले कौन सी इनर्ट गैस आप लोगों की आती है, तो वो होती है नियॉन। नियॉन को हम Ne से रिप्रेजेंट करते हैं और नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। क्या होता है, 10 होता है। और नियॉन का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 यहां तक आएगा। तो जो आपका ये ऊपर लिखा हुआ है 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट कीजिए, पहले में यहाँ पे 2 फिर 2 4 6 4 10, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है, नियॉन का लिखा हुआ है। यानी 1s2 2s2 2p6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Ne, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे Ne लिख दिया। फिर इसके बाद बचेगा क्या, 3s2 और 3p2, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कॉपर वाला, इसी टर्म में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। वहां पे आपका Ar लिखा हुआ मिला था, ठीक है, क्योंकि कॉपर के पहले जो अक्रिय गैस आती है वो ऑर्गन होती है, इसीलिए Ar के टर्म में आप लोगों को लिखा हुआ मिला था। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, नियॉन आती है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा Ne, फिर इसके बाद बचेगा 3s2 फिर 3p2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लेवल के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर डायरेक्ट आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएगा और आपने कभी सॉल्व नहीं किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है कि सिरके का बनना एक कैसा परिवर्तन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई बार मैंने आप लोगों को कराया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा गया है कि सिरके का बनना एक कैसा परिवर्तन है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अभी तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं, आखिर सिरके का बनना एक कैसा परिवर्तन है। तो सिरके का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिरके का बनना एक कैसा परिवर्तन है, तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मेनियम और बोरॉन क्रमशः हैं। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मेनियम और बोरॉन क्रमशः हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा ही, और ये भी क्वेश्चन इजी है और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उपधातु, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो जर्मेनियम और बोरॉन है ये क्या है, ये उपधातु है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके
एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक पे नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉपर का लैटिन नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कॉपर का लैटिन नाम है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आशा रखता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉपर का लैटिन नेम बताना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्यूप्रम। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर का लैटिन नाम है, क्यूप्रम है। तो बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर यहाँ पे लिखा है और नाम क्या है, क्यूप्रम। दोनों नाम एक जैसा लग रहा है ना, तो बड़े आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, नेट्रियम। ये किसका होता है, ये सोडियम का लैटिन नेम होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। नेट्रियम ये किसका लैटिन नेम होता है, ये सोडियम का होता है। ऑरम ये सोना का होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है, ऑरम होता है। और इसके अलावा यहाँ पे अर्जेंटम लिखा हुआ है। ये अर्जेंटम किसका होता है लैटिन नेम, जो अर्जेंटम है ये चांदी का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लैटिन नेम याद कर लीजिए, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो यहाँ पे आपसे कॉपर का पूछा हुआ है, तो कॉपर का क्या होता है, क्यूप्रम होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। आपको यहाँ पे ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट देंगे। तो मैंने आपको केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, जहाँ पे मैंने आपको सभी केमिकल फॉर्मूले डिटेल में बताए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी C6H12O6। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में केमिकल फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते, ध्यान रखिएगा, तो प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। थ्योरी पार्ट के बीच में से ये क्वेश्चन बना हुआ था और ये मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया है। तो आशा करता हूं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो अम्लीय विलयन में पीला रंग देता है। तो सूचक को हम इंग्लिश में इंडिकेटर्स बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फिनॉल रेड। ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो फिनॉल रेड होता है ये अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है।
ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। और मैं आप लोगों को एक खास बात बता देता हूँ कि आप लोग रिवीजन जरूर किया कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो पुरानी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं वो आप भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दिया है उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम आने वाला, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 19 जुलाई को यानी 19 जुलाई को आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो अब आप अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद नहीं होंगे, फिर क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो रिवीजन जरूर करिएगा, ये आप लोगों के लिए बेटर होगा। और डेली पढ़िए, जो पुरानी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है उसको अगर एक बार आप रिवाइज करेंगे ना तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है उस टॉपिक को, तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फिनोल रेड, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। क्या पूछा गया है कि स्पोडियम किस धातु का अयस्क है? क्या लिखा हुआ है? स्पोडियम किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और आप लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सभी धातु के अयस्क के नाम और उनके रासायनिक सूत्र सभी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं। आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्पोडियम किस धातु का अयस्क है? 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और वैसे तो अभी मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा ही। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लिथियम। ठीक है, स्पोडियम किस धातु का अयस्क है? लिथियम का है। लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोडियम किस धातु का अयस्क है? लिथियम का है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है। और जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है इसका मतलब वो रिवीजन नहीं करते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं उसका रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी और आप क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर मैंने आपको 2 महीने पहले पढ़ाया और आपने 2 महीने पहले पढ़ा, अब आप उसको नहीं पढ़ेंगे। तो नहीं पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को आप भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट को भूल जाएंगे। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, डेली आप रिवीजन कीजिए जो पुराने चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी लिथियम। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और वही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे जो रिवीजन करते हैं, जो प्रॉपर स्टडी करते हैं, जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, आज मैं आपको रिवीजन के लिए क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आपके क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर होंगे और जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे तुरंत आप क्वेश्चन के आंसर्स को कर पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से बता रहा हूँ कि रिवीजन जरूर किया कीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम।
ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा हुआ है वहां पे। एक्सरसाइज में आपको ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी पार्ट के बीच में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये मत सोचिएगा कि हमने सिर्फ बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। थ्योरी पार्ट के बीच में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी स्ट्रोंशियम आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में गहरा लाल की जगह क्या पूछ लिया जाए, हरा रंग, क्या पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तब आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। इससे रिलेटेड हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया कि आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, स्ट्रोंशियम के कारण होता है। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यह भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तब आपका आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है आतिशबाजी में। तो दो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम, यानी ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। वैसे अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए तथा बी दोनों। यानी जो आपका प्लैटिनम है और सिल्वर है, ये दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो धातु है दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों का टेस्ट लेता रहता हूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और कोई क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़ा है उसको फिर से एक बार आप रिपीट कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी प्लैटिनम और सिल्वर दोनों मुक्त अवस्था में पाई जाती है धातु। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 बार करवाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर हर हालत में सही ही करना है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग रिवीजन करते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर पाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे पाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। क्या पूछा गया है, वायु अंगार गैस निम्न में से किसका मिश्रण है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अभी तो मैं आपको इसको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 5 बार करवाया हुआ है। तो आशा करता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही देंगे, और आपको करेक्ट देना ही चाहिए, क्योंकि 5 बार ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कराया है। तो मैक्सिमम लोग तो आंसर करेक्ट देंगे ही। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आखिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा CO और N2।
क्या हो जाएगा, CO और N2, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आया है, जो CO यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं, और ये N2 जो लिखा हुआ है इसको हम किस नाम से जानते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, CO और N2 को हम किस नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वायु अंगार गैस, तो इसको हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसका एक नाम और होता है, वो नाम क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस। किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर गैस के नाम से भी जानते हैं वायु अंगार गैस को। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, प्रोड्यूसर गैस ना लिख के मैंने यहाँ पे वायु अंगार गैस लिख दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व कराया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि वायु अंगार गैस को हम प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोड्यूसर गैस लिखा हुआ मिले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर गैस का ही नाम वायु अंगार गैस है। तो आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, CO और N2। आपको यहाँ पे बताना है कमेंट में कि CO और N2 का नाम क्या होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। क्या पूछा गया है, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मैं आपको बता दूं कि ये भी क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार कराया है, तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 8। यानी आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 8 है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, कोई क्वेश्चन छूटा ही नहीं है, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए, और वैसे तो अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, और आशा करता हूं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इस टाइप का मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराया है। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हीलियम। जो हीलियम है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्यों शून्य होती है, क्योंकि जो आपकी हीलियम है ये एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, यानी निष्क्रिय गैस है। और मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो हीलियम क्या है, ये अक्रिय गैस है, और आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, आपको ध्यान रखना है। तो हीलियम अक्रिय गैस है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ पे शून्य हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार कराया है। अगर इसके बाद भी आपका आंसर गलत होता है तो इसका मतलब आप अच्छे से स्टडी नहीं करते हैं, आपको ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार कराया हुआ है और टेस्ट में ही आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या पूछा गया है कि उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? उत्कृष्ट गैसें, इसको हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा ही, तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देंगे, क्योंकि इससे पहले ही टेस्ट में ही मैंने आपसे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। तो चलिए मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्कृष्ट गैसें प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती। ध्यान रखिएगा, जो इनर्ट गैसेस होती हैं वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मुक्त अवस्था कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और आशा करता हूं मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। क्या पूछा गया है कि क्रायोलाइट का सूत्र है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि क्रायोलाइट का सूत्र है, आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे क्रायोलाइट लिखा हुआ है, आखिर ये है क्या? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया है जो यहाँ पे क्रायोलाइट लिखा हुआ है ये क्या है? ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे और अभी तक मैक्सिमम लोगों ने अपना आंसर कर भी लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी Na3Al F6, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है क्रायोलाइट का सूत्र और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ही दिया होगा। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है? तो हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व कराए हैं। अब यहाँ पे जो हाइग्रोस्कोपिक लिखा है ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्द्रताग्राही। क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश कीजिए। पूछा गया है क्वेश्चन आपसे कि निम्न में से कौन सा हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है, यहाँ पे आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको बता देता हूँ आखिर आर्द्रताग्राही पदार्थ होता क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते क्या है। ये मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है और जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक बार फिर से बता देता हूं कि वे पदार्थ जो नम वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं कि वे पदार्थ जो नम वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। तो आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी Na2CO3। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था थ्योरी पार्ट के बीच में ही मैंने आपको बता दिया था कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी। तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा Na2CO3, जिसको हम निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, किस नाम से जानते हैं? निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट के नाम से इसको हम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया होगा, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। मैंने आपसे यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन पूछे हुए, 15 क्वेश्चन पूछे थे। आपको अब ये कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और मैंने आप लोगों से यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, रुकिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ये वाला था, क्वेश्चन नंबर 10 में इसका करेक्ट आंसर हमारा हुआ था सी और N2। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा हुआ है सी और N2, इसका आपको नाम बताना है, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आज के इस वीडियो में कोई बात आप लोगों को नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।